देखेंगे बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण है। अगर आप याद करें तो जो द्वितीय अभिगृहित है बोर का, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में किसी भी कक्ष में रिवोल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास जो भी कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो h/2π का एक पूर्णांक गुणज होगा, यानी NH/2π। इसी बात का स्पष्टीकरण किसने दिया? डी ब्रोगली ने। हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले वाले जो चैप्टर में है वहाँ पर पढ़ा हुआ है कि डी ब्रोगली ने ये बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरह के द्रव्य तरंग होते हैं, मतलब मैटर वेव्स होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनके पास कण के साथ साथ तरंग की भी प्रॉपर्टी होती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डी ब्रोगली ने ये स्पष्टीकरण दिया। किसका स्पष्टीकरण दिया? द्वितीय अभिगृहित का। अब जैसे कि यहाँ पर डी ब्रोगली ने ये बात बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरह के द्रव्य तरंग होते हैं, यानी कण तरंग होते हैं। कण तरंग का मतलब ये हुआ कि उनके पास जो होगा वो कण के साथ साथ तरंग की भी प्रॉपर्टी होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का वेवलेंथ भी होता है, और इस बातों को हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा भी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक तरह का तरंग है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की सहायता से अप्रगामी तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन को इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए जो अप्रगामी तरंगें उत्पन्न कर सकता है। अब जो यहाँ पर लिखा गया है अप्रगामी तरंग, उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक रस्सी है, जैसे ये रस्सी हो गया, इसको डोरी भी आप बोल सकते हैं, और इसका एक सिरा जो है वो बंधा हुआ है। जो इसका दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे को यहाँ से हिलाना शुरू करते हैं। जब इसको आप इस तरह से, जब आप दूसरे सिरे को यहाँ से हिलाना शुरू करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर तरंगें बनेंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तरंगे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ कुछ तरंगें बनेंगी। अब जो यहाँ पे तरंगें बन रही, जैसे आप यहाँ से देखिए, ये तरंग यहाँ से इस तरह से जा रही है, इस तरह से यहाँ टकराई जहाँ पर बंधा हुआ है, और वहाँ से वापस आई और यहाँ पर आकर मिल गई। जिस बिंदु से तरंग स्टार्ट हुआ है वहीं पर दोबारा देखिए आके मिल रहा है, तो इस बिंदु को बोलते हैं निष्पन्द नोड। ये वो बिंदु होता है जिस बिंदु के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्थानांतरण, वो शून्य होता है। जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इन सभी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्थानांतरण, उनको जीरो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निष्पन्द बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आप बात करते हैं अप्रगामी तरंग का, तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी तरंग होते हैं वो जो भी दूरी तय करते हैं, वो दूरी हमेशा तरंग दैर्घ्य या उसके गुणज के बराबर होना चाहिए, पूर्णांक गुणज के बराबर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगा वो लैम्डा होगा, एक तरंग दैर्घ्य यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर वैसे यहाँ से यहाँ तक दूसरा तरंग हुआ तो 2 लैम्डा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया 3 लैम्डा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया 4 लैम्डा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना दूरी तय हुआ, तो दूरी तय कितना तय हुआ? 4 लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए वही बात बोला गया है, किसी डोरी के लिए अप्रगामी तरंगें तभी बनेंगी जब एक ओर जाने तथा वापस आने में तय दूरी, जैसे यहाँ से गया और फिर यहाँ से वापस आया, तो जाकर वापस आने में जो तय दूरी है वो या तो 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो, n लैम्डा हो। तो जैसे यहाँ पर NH/2π था, वैसे यहाँ पर क्या आता है? n लैम्डा। जैसे यहाँ पर h/2π का जो ये गुणज है n, वैसे यहाँ पर लैम्डा का गुणज क्या है? n है, तो उसका मल्टीपल है। तो क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अप्रगामी तरंगें तभी बनेंगी जब एक ओर जाने और वापस आने की तय दूरी बोला गया है, दूरी इतना होना चाहिए। अब दूरी का मतलब, जैसे अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त बना हुआ है। अब किसी भी वृत्त का जो दूरी होता है वो दूरी होता है 2πr। तो अगर उसका दूरी हो गया 2πr, nth के लिए लिखा गया n। अगर आप यहाँ पर अप्रगामी तरंगें बनाना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ से बनाना शुरू किया, इस बिंदु से आप स्टार्ट किए, कुछ ऐसा बनाना शुरू किए, इस तरह से, ऐसा जिस बिंदु से आपने बनाना शुरू किया, अगर आप उसी बिंदु पर दोबारा ख़त्म कर रहे हैं या ख़त्म हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रगामी तरंगें। ऐसे केस में क्या होता है? किसी भी तरह से ऊर्जा का या एनर्जी का लॉस नहीं होता।
क्योंकि शुरुआती यानी जो प्रारंभिक बिंदु था और जो अंतिम बिंदु था दोनों समान था। जब कभी भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होता है तो ऐसे केस में किसी भी तरह का ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। अगर ऊर्जा का लॉस नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा सर्कल में घूमते रहेगा। तो यहाँ पर जो बोला गया है डी ब्रॉगली ने, वो बोला है कि जो दूरी होगा यानी 2 पाई आर किसके बराबर होगा, एन लैम्डा। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके पहले वाले चैप्टर में कि जो लैम्डा होता है वो होता है h डिवाइड बाई पी। वहाँ पर आप एक बार चेक करिए, हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई पी। यहाँ पर p क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अब अगर आप इसी को आप यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए ये लिखा जाएगा, तो देखिए इसको ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन, लैम्डा कितना आ जाएगा h डिवाइड बाई पी। इसको अरेंज कर दीजिए। जब इसको आप अरेंज करेंगे यानी हम लोग क्या करते हैं, इस p को यहाँ लाते हैं, 2 पाई को यहाँ लाते हैं, तो जब आप p को वहाँ लेके जाएंगे तो लिखा जाएगा पी आर एन इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। p संवेग है, r दूरी है, समझिए कि त्रिज्या है, आप यहाँ देख सकते हैं यह त्रिज्या है। तो त्रिज्या और संवेग को जब आपस में मिला देते हैं तो बनता है कोणीय संवेग यानी लीनियर एंगुलर मोमेंटम, जिसको लिखा गया L इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। यहाँ देखिए डी ब्रॉगली ने जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था उस स्टेटमेंट को जब हमने सॉल्व किया तो जो आखिरी लास्ट में आंसर आ रहा है वो आंसर वही आ रहा है जो बोर ने बोला हुआ था। इसका मतलब कि जो डी ब्रॉगली ने यहाँ पर बताया हुआ है और जो बोर ने यहाँ पर अभिकृत किया है दोनों एक समान है। तो इससे ये बात स्पष्ट होता है कि जो बोर का दूसरा अभिगृहित है वो अभिगृहित एकदम से वैलिड है। और इसको किसने स्पष्ट किया, किसने प्रूफ किया, डी ब्रॉगली ने। तो यहाँ पर ये हो गया स्पष्टीकरण।